है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। लगभग 1.25 लाख और इस साल अब तक के इतिहास का सबसे ज्यादा हॉस्टल की रेट्स हैं। ऑन एन एवरेज एक महीने का कोटा में अगर ठीक ठाक अगर अपन को हॉस्टल चाहिए तो वो हॉस्टल अपन को बैठता है लगभग 15 से 17 हजार रुपए पर मंथ। जस्ट इमेजिन, सोचिए, ये तो पहला साल है आपका, ठीक है। कोटा में जो बच्चे आते हैं, देखिए मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि कोटा में जो एक ट्रेंड या एक जो दौड़ चल रही है वहां अब बच्चा 8वीं से 9वीं से 10वीं से ही आने लगे हैं। कुछ साल पहले तक तो यह था कि बच्चा 10वीं करने के बाद 11वीं और 12वीं की तैयारी के लिए कोटा आता था, ठीक है। मेजोरिटी आज भी वही है, 11वीं और 12वीं के ही सबसे ज्यादा बच्चे कोटा में आते हैं। तो अब आप देखिए कि कोटा की फीस, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि लोग एफर्ट नहीं कर पाते हैं, कर पाते हैं, लेकिन ये उन पेरेंट्स से पूछिए जो किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। अब यही कोटा की कोचिंग और कोटा की फैसिलिटीज को आपके अपने प्रेमाइसेस में जो लेकर के आए हैं लोहिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और अब लोहिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल अब कोचिंग के भी क्षेत्र में, क्योंकि सर की बहुत एक तीव्र इच्छा थी, अगर मैं राम सिंह नेहरा सर, जगपाल सर और बडेसरा सर की अगर मैं बात करूं तो इनका एक विजन था कि क्यों बच्चे कोटा ही जाएं, क्या हम कोटा को यहां नहीं ला सकते, या अपने आप को हम कोटा क्यों नहीं बना सकते। कोचिंग ही तो स्टार्ट करनी है ना। हाँ ठीक है, ये इतना इजी भी नहीं है, हाँ, लेकिन अगर किसी की गाइडेंस में, किसी की देख रेख में, जो लोग इस क्षेत्र में बहुत पुराने हैं उनकी गाइडेंस में या उनका सहयोग लेकर के अपने ही प्रमाइसेस में अगर वो कोचिंग प्रोवाइड की जाए तो मैं समझता हूं कि शायद इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। आप अपने ही स्कूल में, अपने ही शहर में, अपने ही घर में, अपने ही माता पिता के सानिध्य में रह करके जो फीस या जो स्टडी मटेरियल, जो टीचिंग मैथोडोलॉजी आपको कोटा में मिलती हैं, जो फैकल्टीज आपको कोटा में मिलती हैं, अगर वही सारी चीजें आप ही के अपने प्रेमाइसेस में अवेलेबल हो तो मैं समझता हूं दिस इज द बेस्ट वन। जो, और इसके लिए आप सभी लोगों को, आपके स्कूल मैनेजमेंट के लिए तहे दिल से शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने ये एक इनिशिएटिव लिया आगे चलकर। अब लोहिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने अपना जो कोचिंग स्टार्ट किया है या इस साल करने जा रहे हैं वो है लोहिया करियर इंस्टीट्यूट के नाम से। अब जैसा मैंने आपसे पहले कहा, उसमें नीट सारथी केवल मार्गदर्शक है या हमारी तरफ से लोहिया करियर इंस्टीट्यूट को हम लोग नीट सारथी, जो कि कोटा का एक बहुत ही पॉपुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट है, इसमें हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं। और जो फैकल्टीज होंगी इस करियर इंस्टीट्यूट की, लोहियम करियर इंस्टीट्यूट की, वो आपका स्कूल उसी लेवल की फैकल्टीज को अपॉइंट करेगा, उसी लेवल की फैकल्टीज से अपने बच्चों को अपने ही प्रोमाइसेस में और बहुत नॉमिनल फीस में पढ़वाएगा। और स्टडी मटेरियल भी उन्होंने हमारी ही गाइडेंस में, या मैं ऐसा कह सकता हूं कि हमारे मार्गदर्शन में अपना खुद का स्टडी मटेरियल डेवलप किया है। वो ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज पर है। जब आप लोग जब एडमिशन्स वगैरह लेंगे तो एडमिशन के साथ साथ मैं समझता हूं शायद उसी टाइम पर आप लोगों को ये स्टडी मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं, मुझे आईआईटी जेईई फाइट करना है, मुझे नीट फाइट करना है, एनडीए है, आईजीओएसओ है, आपका प्रधानमंत्री यशस्वी है योजना है, बहुत 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 सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं। किसी भी, देखो बेटा, हम फिल्में देखते हैं, हम ये कहते हैं कि रेस नहीं होनी चाहिए, क्या कर सकते हो, है तो है। अब सच से मुझे
हेलो, चलिए, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, लेकिन बट व्हाई आई शुड फील सॉरी फॉर दिस, दिस इज द टेक्निकल एरर। ठीक है, होता है। चलिए, तो हम जो बात कर रहे थे वो ये है कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए, अच्छा चलिए मैं रेस के बारे में बात कर रहा था। बच्चों, आप कोटा कभी अगर आना हुआ हो तो आपने वहां देखा होगा, इतनी खतरनाक रेस है, इतनी खतरनाक रेस है कि हमें खुद को लगता है। आपको पता है कोटा की एक कोचिंग क्लास में सिंगल रूम कितने बच्चे बैठते होंगे? 250 तो मिनिमम है, मिनिमम। जस्ट इमेजिन, 250 से 300 बच्चे एक क्लासरूम में बैठते हैं, और ये जितना बड़ा ये इस वक्त प्रांगण है, ये गेट तक इतनी बड़ी बड़ी तो क्लासेस होती हैं। अब आप सोचिए थोड़ा सा, अब एक जो फैकल्टी मेंबर है वो इंडिविजुअल अटेंशन कैसे दे पाएगी, और इतनी भीड़ में बच्चा अपने सवाल जवाब कैसे कर पाएगा? तो इसीलिए जो स्कूल ने जो स्टेप्स आज की तारीख में जो उठा रहे हैं या जो ले रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा जो आप लोगों को बेनिफिट होता है वो ये होता है कि आपकी अपनी क्लास के अंदर आपको स्कूलिंग के साथ साथ कोचिंग भी प्रोवाइड होती है, और वहां पर यह है कि फैकल्टीज का एक इंडिविजुअल अटेंशन या एक अटैचमेंट आप लोगों के साथ रहता है। और आप जब भी सवाल जवाब करते हैं, जिसको अपन ये कह सकते हैं कि डाउट्स वगैरह क्लियर करने हैं, तो उस टाइम पे वो डाउट्स वगैरह भी इमीडिएटली क्लियर कर देते हैं। क्या मैं जो कह रहा था, अब नाउ अगेन आई कम टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। पहला, स्टडी मटेरियल। अच्छा, स्टडी मटेरियल के साथ ही मैं टेस्ट सीरीज वगैरह को भी इसमें ऐड करता हूं। दिस इज द पार्ट ऑफ द स्टडी मटेरियल, अपन ऐसा कह सकते हैं। एक सबसे पहला इंपॉर्टेंट होता है स्टडी मटेरियल, उसके बाद है आपकी टेस्ट सीरीजेस, फिर उसके बाद है आपके फैकल्टी मेंबर्स, लास्ट बट नॉट लीस्ट आपकी अपनी मेहनत। ठीक है, स्टडी मटेरियल आपको दे दिया, फैकल्टी सामने खड़ी, आप पढ़ना ही नहीं चाहते, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि कोई एग्जाम हम क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, तो ये 3 चीजें जो मैं समझता हूं, मेरे अनुभव के आधार पर शायद ये तीनों चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ठीक, अब जो मैं एक रेस के बारे में बात कर रहा था, रेस ये है कि बेटा आपको पता है हर साल कितने बच्चे कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठते हैं। अगर मैं इंजीनियरिंग की बात करूं तो पिछले लगभग 5 साल से इंजीनियरिंग की तरफ थोड़ा सा रुझान बच्चों का कम हुआ है। उसमें उसकी अपनी कुछ टेक्निकलिटीज हैं। जैसे अगर आप जेई का अगर देखें तो पहले लगभग आई एम टॉकिंग, मैं आईआईटी जेई के बारे में बात कर रहा हूँ। आईआईटी जेई में अगर अपन पहले देखते हैं, आज से 4 या 5 साल पहले, तो लगभग 16 से 17 लाख 18 लाख तक बच्चे इसमें हर साल अपीयर होते थे। अब ये उल्टा हो गया है, अब लगभग 10.5 से 11 लाख बच्चे इंजीनियरिंग में अपीयर होते हैं, और मेडिकल में आज की तारीख में 16 से 17 लाख बच्चे मेडिकल में अपीयर होते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं। अब जो मैं स्टडी मटेरियल की बात कर रहा था, स्टडी मटेरियल आपको स्कूल की तरफ से जो प्रोवाइड होगा, उसमें स्कूल ने जो काम किया है हमसे एसोसिएट होकर के, या हमारे मार्गदर्शन में, जो मैं सही शब्द का अगर इस्तेमाल करूं, कि हमसे जान करके हमारे अनुभव को अपने साथ आत्मसात करके जो स्टडी मटेरियल जो क्रिएट किया है, उसको आपको समझना होगा। जो स्टडी मटेरियल स्कूल आपको प्रोवाइड करेगा, उस स्टडी मटेरियल के जो की फीचर्स हैं उसको अपन समझते हैं। देखिए, एनसीईआरटी की अगर बुक के बारे में मैं बात करूंगा तो विद ड्यू रिस्पेक्ट, हम लोग एनसीईआरटी को, या स्पेशली अगर मैं अपनी बात कहूं तो एनसीईआरटी को मैं केवल और केवल गीता की ही संज्ञान देता हूं, या गीता से ही मैं उसका कंपैरिजन करता हूं। एनसीईआरटी की बुक वो बुक है। लेकिन क्या होता है कि बहुत अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपको एडिशनल स्टडी मटेरियल और नंबर ऑफ क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, ये सबसे बड़ा की फीचर होता है। आपको पता है जो बच्चे आईआईटी जेई और मेडिकल क्रैक करते हैं, वो ऑन एन एवरेज कितने हजार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस एक साल में करते हैं? 25 से 30 हजार क्वेश्चंस की वो बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, तब जाकर के ये एग्जाम क्रैक होता है। लेकिन एनसीईआरटी का जो
बेसिक मोटो है वो है स्कूलिंग, ठीक है। लेकिन जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आपको सुन करके बहुत अच्छा लगेगा कि उसका बेस ही एनसीईआरटी, उसका बेस ही, उसका फाउंडेशन ही एनसीईआरटी है। लेकिन एनसीईआरटी में सिर्फ थोड़ा सा यह है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको उस लेवल के नहीं मिलते हैं और बहुत ही कम मिलते हैं, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, क्योंकि मेन फोकस उनका बोर्ड की तरफ रहता है। तो स्कूल जो आपको स्टडी मटेरियल देने वाला है उसमें क्या क्या चीजें कवर्ड हैं और कैसे कैसे कवर्ड हैं, ये मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं। यानी लोहिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से जो मटेरियल आपको प्रोवाइड होने वाला है अंडर द गाइडेंस ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, उसमें यह है कि सबसे पहले सर का कंसर्न ये था कि भाई मैं जो बच्चों को यहाँ पर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करूंगा उसका मोटो केवल आईआईटी जेई और मेडिकल ना हो, उसके अलावा वो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और ऑब्वियसली बोर्ड तो सबसे पहले है, बोर्ड तो सबसे पहले है, वो तो आपकी हमारी पहली जरूरत है। तो हमने कहा ठीक है, तो बोर्ड सबसे पहले जो बुक्स आपको प्रोवाइड होंगी उसका फोकस है आपका बोर्ड, ठीक है। सबसे पहला फोकस बोर्ड है, फिर उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं। अब इसको किस तरीके से, जब आप उन बुक्स को जब आप पलटेंगे तो सबसे पहले आपको उसके अंदर मिलेगा एक नॉलेज बास्केट। नॉलेज बास्केट में सभी प्रकार के क्वेश्चंस आ गए। अच्छा, सबसे पहले थ्योरी, चलिए बिल्कुल ही बिगिनिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इसमें थ्योरी पार्ट मिलेगा। अब सी द डिफरेंस बिटवीन द एनसीईआरटी बुक एंड द बुक्स व्हिच विल बी गोइंग टू बी प्रोवाइडेड फ्रॉम द स्कूल साइड इज द बेसिक डिफरेंस और द लिटिल बिट, मैं ये कह सकता हूँ एक छोटा सा जो डिफरेंस है वो ये है, जैसे मान लीजिए एनसीईआरटी बुक के अंदर अगर कोई पर्टिकुलर चैप्टर अगर 2.5 से, एग्जाम्पल मैं ये नहीं कह रहा कि वो 2.5 से 3 पेज में, चलिए अगर कोई चैप्टर की थ्योरी अगर 2.5 से 3 पेज की है, तो ये जो बुक्स आपको स्कूल की तरफ से प्रोवाइड होंगी वो पर्टिकुलर थ्योरी उस बुक के अंदर 5 से 6 पेजेस में कंप्लीट होगी या इनफैक्ट उससे ज्यादा। तो सबसे पहले थ्योरी पार्ट, फिर उसके बाद आता है आपका नॉलेज बास्केट। नॉलेज बास्केट के अंदर क्या है? नॉलेज बास्केट के अंदर यह है कि जो जितने भी क्वेश्चंस हैं नॉलेज बास्केट के अंदर, एक तो आपका सबसे पहले आपका ये नॉलेज बास्केट के अंदर अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जितने भी क्वेश्चंस हैं जो हमें एनसीईआरटी में मिलते हैं, वेरी शॉर्ट टाइप आंसर्स, लॉन्ग टाइप आंसर्स, मैच द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सारी चीजें। फिर आपका बोर्ड स्टफ है, कॉम्पिटिटिव स्टफ है, बोर्ड बूस्टर, सॉरी बोर्ड स्टफ नहीं, बोर्ड बूस्टर है, कॉम्पिटिटिव स्टफ है। तो ये सारे अलग अलग इसमें सेक्शंस बने हुए हैं और उसमें ऑन एन एवरेज अगर आप एक सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे तो उसमें हजारों की संख्या में आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस। और दूसरा, ये जो बुक्स हैं वो बहुत अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को भी ध्यान में रखते हुए बनाई गई हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे एनसीईआरटी के अंदर, जैसे हम लोग जब छोटे थे तो रेफरेंस गाइड इसका, लेकिन हमारे जमाने में उसको बोलते थे कुंजी, कह रहा वो सुनने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है। तो रेफरेंस, अब उसका एक बड़ा खूबसूरत शब्द का इस्तेमाल हम करते हैं क्योंकि अब हम थोड़े से आ गए। तो रेफरेंस, तो एनसीईआरटी की जो क्वेश्चंस हैं, कुछ जो क्वेश्चंस हैं तो उनके सॉल्यूशंस भी आपको इस बुक्स में मिलेंगे, जो बुक्स आपको स्कूल की तरफ से प्रोवाइड होने जा रही है। फिर एक जो दूसरा पार्ट है फैकल्टी, तो ऑब्वियसली आपका स्कूल भारत की प्लस कोटा की बहुत अच्छी फैकल्टीज को हायर करने जा रहा है। प्लस समय के हिसाब से जैसा जैसा स्कूल को लगेगा फिर स्कूल आपके और भी टेस्ट वगैरह कंडक्ट करवाएगा, काफी चीजें कंडक्ट करवाएगा, बहुत सारी चीजें स्कूल के दिमाग में हैं। यानी स्कूल का जो मेन मोटो था वो ये था कि मैं अपनी ही छत के नीचे अपने ही बच्चों को अपने ही संसाधनों से, और अगर कहीं जरूरत है तो मुझे उसे हायर करने में, लेने में भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे बाहर क्यों जाएं और इतना पैसा क्यों खर्च करें अगर मैं वही चीज उनको मेरी ही छत के नीचे कर सकता हूं तो। सो अगेन मेरा मानना है कि हमें इसके लिए थैंकफुल होना चाहिए स्कूल को कि उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया, बहुत अच्छी चीज है। चलिए अब अपन कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में बात करते हैं। सर ठीक है,
देखिए, आपको स्कूल की तरफ से क्या चीजें मिलेंगी? एक तो टॉप क्वालिटी स्टडी मटेरियल है और इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स वो स्टार्ट कर ही दिया है, टेस्ट पैकेजेस हैं, ऑनलाइन पैकेजेस वगैरह हैं। हाँ, हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो हम लोग क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, ये कुछ एक छोटी सी चीजें हैं। नेक्स्ट, हमारे इंस्टीट्यूट का मोटो यह है कि शिक्षा बच्चों तक पहुंचे स्कूल के माध्यम से, जो कि स्कूल कर रहा है। ये हमारा फैकल्टी का पूरा एक पूल है, जिसमें आप देख सकते हैं बहुत अलग अलग फैकल्टीज हैं, और पूल ये जो सेलेक्टेड फैकल्टी मेंबर्स हैं, हालांकि पूल काफ़ी लंबा चौड़ा है तो स्लाइड्स भी शायद बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ठीक है। नेक्स्ट, कोर्सेज सपोर्ट, ये कुछ कोर्सेज हैं जो हम लोग स्कूल्स के साथ मिल करके बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट, जो स्टडी मटेरियल जिसके बारे में बात कर रहा था, इसमें बोर्ड प्लस कॉम्पिटिटिव डिटेल्ड रिलेवेंट थ्योरी है, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, डिजाइन बाय। नेक्स्ट, चलिए अब अपन बात करते हैं जो आपका स्कूल आपको कौन कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार करेगा और आपका स्टडी मटेरियल किन किन एग्जाम्स कवर करेगा। सबसे पहले CUT, NSE, GSE, STC, NDA, बोर्ड्स को हमने सेंटर में इसलिए रखा है क्योंकि बोर्ड तो ऑब्वियसली बेस है, ठीक है। फिर आपका प्रधानमंत्री यशस्वी योजना है, नीट, JEE है, NSO है, नेशनल साइंस ओलंपियाड से। CUT आपने शायद नाम सुना होगा, ये अभी कुछ एक साल से चलन में है। CUT यह है कि कंबाइंड यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। जैसे अब इन सबको डिटेल में अभी आगे देखेंगे। नेशनल साइंस ओलंपियाड्स, ठीक है। जो स्टडी मटेरियल है, हालांकि उसका मेन फोकस आपका IIT JEE है, लेकिन जब आप उस स्टडी मटेरियल को जब स्टडी करते हैं तो आप केवल इन 2 कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अलावा वो स्टडी मटेरियल और आपकी फैकल्टीज आपको इन पर्टिकुलर एग्जाम्स के लिए भी तैयार करती है। अब यहां पर बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, 2-1 दिन में स्कूल की तरफ से आप लोगों को एक बुकलेट मिलेगी। उस पर्टिकुलर बुकलेट में या जितनी भी स्लाइड्स या हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत डिटेल्ड फॉर्म में वो उन बुकलेट्स में लिखा हुआ है। उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, क्राइटेरिया क्या है, एज क्या है, कितनी परसेंटेज होनी चाहिए, कितनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसमें सेलेक्ट होते हैं, स्कॉलरशिप क्या क्या है। तो ये अभी स्लाइड्स के माध्यम से भी अपन बात करेंगे, और इसकी अगेन आई रिपीट, एक बुकलेट स्कूल की तरफ से बहुत जल्द अगले 3 से 4 दिन में आप सब लोगों को इंडिविजुअली मिलेगी। उसमें आप आराम से उसे आप घर ले जा सकते हैं, घर पे रखिए, वो आप ही की अमानत है, उसे आप आराम से पढ़ते रहिए। उसमें बहुत डिटेल फॉर्म में दिया हुआ है, वरना आज की तारीख में आप और हम तो जानते ही हैं कि यूट्यूब है, गूगल है, तो उस पर डालिए, सब निकल करके आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम नेम NSO है, नेशनल साइंस ओलंपियाड। इसमें जो कंडक्टिंग बॉडी है ऑब्वियसली वो ये है। एलिजिबिलिटी है इसमें 5th से लेके 10 तक। इसका जो ड्यूरेशन है इस पर्टिकुलर एग्जाम का वो 1 आवर का है। सब्जेक्ट है इसमें लॉजिकल रीजनिंग है, साइंस है, अचीवर सेक्शन है। अचीवर्स सेक्शंस में जो आपका कॉम्पिटिटिव पार्ट है वो हैंडल होता है, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप इसमें देख सकते हैं। लॉजिकल रीजनिंग में 10, साइंस में 35 है, अचीवर्स में 5 है। मार्क्स आप इसमें देख रहे हैं, हर उसके लिए 1-1 है, टोटल मार्क्स इतने हैं 60। इसमें सबसे अच्छी चीज यह है कि इसमें नो नेगेटिव मार्किंग है, और इसका जो मीडियम है वो इंग्लिश ही रहेगा, और ये पेपर और पेन से कंडक्ट होता है। पेपर एंड पेन का मतलब होता है ये ऑफलाइन ही एग्जाम कंडक्ट होता है, ये ऑनलाइन नहीं, ठीक है। स्कॉलरशिप्स इसमें जो है वो इंटरनेशनल जोनल क्लास टॉपर्स अवार्ड्स विल बी प्रोवाइडेड टू सेकंड लेवल विनर्स। ये सारी डिटेल्स मैं फटाफट आगे बढ़ूंगा, क्योंकि उसके बाद मुझे आपको अपनी फैकल्टी मेंबर से भी इंट्रोड्यूस कराना है, और उसमें स्लाइड्स और नंबर ऑफ जो एग्जाम्स है वो बहुत ज़्यादा है। बुकलेट आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। NSO वही नहीं, ये फिजिक्स का नेशनल साइंस ओलंपियाड, SOF, हाँ सॉरी,
इसमें जो पहले चल रही थी वो छोटे बच्चों के लिए थी, और यही वाली जो है वो 11 से 12 तक के बच्चों के लिए। अब इसमें एग्जाम पैटर्न बदल जाता है। एनएसओ का जो एग्जाम है, अगर 11-12 के लिए अगर कंडक्ट होता है तो इसमें टाइम ड्यूरेशन वही है आपका 1 घंटा, लेकिन इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस और जो मार्किंग है वो डिफरेंट हो जाती हैं। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस में 25 आएंगे, एचईवर सेक्शन से 5 हैं, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी अगर आप मैथ्स ले रखा है तो आपको 20 मिलेंगे, बायो है तो 20 बायो के बच्चे अटेंड करेंगे, टोटल 50 है। मार्क्स फॉर ईच राइट आप इसमें देख सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए 1 है, सेक्शन में 3, मैथमेटिक्स बायोलॉजी 1, हेलो हाँ सॉरी, टोटल। और इसमें नो नेगेटिव मार्किंग है, और इसमें मीडियम ऑफ लैंग्वेज वही रहेगा, ऑफलाइन स्कॉलरशिप सेम। स्टेट टैलेंट सर्च एग्जाम, आपने एनटीएससी का नाम सुना होगा, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम। एक्चुअली नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम जो है, इसका सबसे बड़ा क्रेज अगर आपको इस देश में कहीं देखने को मिलेगा तो वो है हरियाणा। सबसे ज्यादा बच्चे, चाहे वो आपका स्टेज फर्स्ट हो चाहे वो स्टेज सेकंड हो, फाइनल स्टेज हो, सबसे ज्यादा बच्चे हरियाणा के निकलते हैं, और हरियाणा में इसका बहुत ही तगड़ा क्रेज है। बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताता हूं, अच्छा तूने एनटीएससी का फॉर्म नहीं भरा, अरे साहब उस बच्चे का जीना आराम कर देते हैं। और यहां तो अच्छा तूने एनटीएससी का फॉर्म भरा, वाह यार। सी द डिफरेंस, आप डिफरेंस समझ रहे हैं जब मैं इस तरीके से इस बात को बोल रहा हूं। अच्छा एनटीएससी का दे रहे हो तुम, तो यानी अगर 40 बच्चों की क्लास है तो यहाँ राजस्थान का मैं आपको ट्रेंड बता रहा हूँ, राजस्थान में पता लगता है कि 4 से 5 ही बच्चे एनटीएससी के एग्जाम को दे रहे हैं, और हरियाणा में अरे यार इसने तो फॉर्म ही नहीं भरा, अरे यार कैसा बच्चा है यार ये, इसने फॉर्म ही नहीं भरा। सी द डिफरेंस। तो सबसे ज्यादा एनटीएससी का क्रेज हरियाणा में है। लेकिन कोविड के बाद एनटीएससी अभी तक इसकी कोई क्लियर कट अभी तक गाइडलाइंस नहीं आई है। अभी भी जब आप बात करते हैं तो आपको डीओ ऑफिस से भी गोल जवाब मिलता है, ये फैक्ट। लेकिन अभी इसके साथ साथ एक और दूसरा जो एग्जाम अभी चलन में है वो है स्टेट टैलेंट सर्च एग्जाम। इसका अब एनटीएससी तो होता है आपका नेशनल लेवल पर, और ये जो है ये केवल आपका स्टेट, ऑब्वियसली सुनने से ही लग रहा है तो ये राजस्थान लेवल पर होगा, ठीक है। और इसका पैटर्न ऑलमोस्ट एनटीएससी वाला ही है, और इसके स्कॉलरशिप्स भी ऑलमोस्ट वही, ठीक है। अब इसको समझ लेते हैं। इसमें देखिए मेंटल एबिलिटी की अगर अपन बात करते हैं तो मेंटल एबिलिटी आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेस है। हालांकि सारे सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो स्टडी मटेरियल जो आपको मिलने वाला था उसमें मेंटल एबिलिटी भी एक अलग से बुकलेट स्कूल के द्वारा आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। अभी जैसे स्कूलों में क्या होता है, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री और ये आपका बायो वगैरह ऐसे एक बुकलेट वगैरह आती है, यानी तीनों सब्जेक्ट की फिजिक्स केमिस्ट्री। लेकिन आपको अब जो बुकलेट मिलेंगे स्कूल की तरफ से उसमें फिजिक्स अलग होगा, केमिस्ट्री अलग होगा, चाहे वो छोटी क्लास से ही स्टार्ट क्यों ना होगा। छोटी क्लास से भी अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो 6 ऑनवर्ड्स भी अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स अलग है, केमिस्ट्री अलग है, मैथ्स अलग है, बायो अलग है, और रीजनिंग अलग है, और एसएसटी अलग है। तो मैथ्स की मेंटल एबिलिटी जिसको अपन कहते हैं, ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो एसटीएससी की जो अपन बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं, दिख रहा होगा आप सभी लोगों में, फिर भी बोल देता हूँ 45 मिनट। ये इसका जो ड्यूरेशन है वो 90 मिनट का है, टोटल एग्जाम 90 मिनट का है। मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड 50 क्वेश्चन हैं। लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट इसमें आपका 40 है, और स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, स्कॉलस्टिक मतलब जो आपके अपने सब्जेक्ट आपने अपनी क्लासेस में ले रखे हैं उससे रिलेटेड वो आएंगे। इसमें टोटल मार्क्स इस तरीके से हैं। इसमें भी नो नेगेटिव मार्किंग है। इसकी अच्छी चीज़ ये है कि ये पेपर दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, और ये भी पेन और पेपर से ही होगा। ये क्लास 10 के लिए है। ये डिफाइन, इसमें आप देख सकते हैं स्कॉलरशिप्स, इसमें वो एनटीएससी वाली ही है लगभग। इसमें हल्का सा हेर फेर है, जैसे यहाँ पर 4,000 रुपये हैं विल बी अवॉर्डेड टू द STST टॉपर, एंड 2,000 विल बी अवॉर्डेड टू द फॉलोइंग 19 रैंक होल्डर्स, ठीक है। स्टूडेंट हु गेट मार्क्स मोर देन 90% मार्क्स इन द एग्जाम विल बी अवॉर्डेड द स्कॉलरशिप सर्टिफिकेट, and those who get 80% to 90% marks will be awarded the distinction certificate. Next, ये
बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम है। अब प्रधानमंत्री यशस्वी योजना, ठीक है, ये अभी पिछले 2-3 साल से चलन में है। इससे पहले मैं अगर पर्सनली मेरी बात करूं, या आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने शायद आज से 2-3 साल पहले कभी इस एग्जाम का नाम नहीं सुना होगा। अगर मैं सही हूं तो आई मे बी रॉन्ग। इसमें केवल 2 ही बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं। 2 बच्चों से मेरा मतलब क्लास से। पहला, जो बच्चे इस वक्त 9th में एडमिशन ले चुके हैं या 9th में आ गए हैं, और जो बच्चे 11th में आ गए हैं। इस एग्जाम की सबसे बड़ी अच्छी चीज जो मुझे व्यक्तिगत रूप से लगती है, पता है क्या लगती है? इसमें अगर 9th का बच्चा है तो टोटल जो कोर्स उसे फॉलो करना है, या जो किताबें उसको घोंट करके पीनी है, वो 8वीं की है। और 8वीं तो आप ऑलरेडी पास करके 9th में आए हैं। तो इसमें 2 स्टैंडर्ड के बच्चे एग्जाम दे सकते हैं, एक 9th में जो पढ़ रहे हैं इस वक्त, और जो 11th में पढ़ रहे हैं इस वक्त, ठीक है। और 11th के बच्चों के लिए 10th का सिलेबस आएगा, और 9th के बच्चों के लिए 8th का सिलेबस आएगा। तो ये एग्जाम, लेकिन देखो जितना इजी एग्जाम है तो ऑब्वियसली इसमें रैंकिंग भी बहुत हायर साइड जाएगी। और इसमें यह है कि जो 9th के बच्चे हैं उनके लिए 75,000 स्कॉलरशिप है, और ये अगले मोस्ट प्रोबेबली 2 साल तक है। यानी 9th में भी आपको 75,000 मिलेगा, 10th में भी आपको 75 मिलेगा, और जो 11th के बच्चे हैं उनके लिए शायद 1.25 लाख की है। इसमें 1.25 लाख रुपए स्कॉलरशिप 1 साल की है ना, ध्यान रखिएगा। 1 साल की 1.25 लाख मिलेगी। यानी आप जब 11th में हैं, एक तो 11th में आपको 1.25 लाख रुपए मिलेंगे, और जब आप 12th में जाएंगे तब आपको 1.25 लाख रुपए मिलेंगे। और इसका जो पैटर्न है वो ये 3 घंटे का पेपर है। इसमें मैथमेटिक्स ऑब्वियसली, साइंस है, सोशल साइंस। हाँ, यहाँ पर एक चीज आप ध्यान रखिएगा, एसएसटी इसका बहुत मेजर पार्ट है, सोशल साइंस, ठीक है। और जनरल नॉलेज में देखिए, मैं तो क्या बोला, आप सभी समझदार हैं, बस बुक्स वगैरह, न्यूज़ वगैरह, अखबार वगैरह पढ़ते रहिए, आसपास क्या घट रहा है इसे देखते रहिए, सिंपल जनरल नॉलेज, ठीक है। इसमें नो नेगेटिव मार्किंग है, इसकी एक बहुत अच्छी चीज़ ये है। और ये बाइलिंगुअल में आएगा पेपर, हिंदी एंड इंग्लिश, और ये कंप्यूटर बेस्ड है। ये पेपर पेंसिल से नहीं होगा, यानी इसके लिए आपको कंप्यूटर बेस्ड जो आपका है, जैसे IIT JEE जो एग्ज़ाम है वो प्योरली आपका कंप्यूटर बेस्ड है। तो कंप्यूटर बेस्ड के लिए आपको आपके अपनी कंप्यूटर लैब्स वगैरह लगभग सभी स्कूल्स वगैरह में रहती हैं, तो वहाँ आपको थोड़ी सी प्रायर आपको प्रैक्टिसेस करनी पड़ेंगी। क्या होता है कि बचपन से हमारी जो अपनी प्रैक्टिस होती है वो आप और हम जानते हैं पेपर और पेन से होती है, लेकिन ऑब्वियसली जब हम कंप्यूटर पर जाते हैं तो वहाँ थोड़ा सा पेपर चेंज करने में, स्क्रीन चेंज करने पे वहाँ दिक्कत होती है जब आप फर्स्ट टाइम बैठेंगे तो, ठीक है। नेक्स्ट, नेशनल डिफेंस। चलिए, आप और हम ऐसी धरती से आते हैं जहाँ हमें गर्व होता है, खास तौर से राजस्थान, हरियाणा। चलिए, अच्छा लगता है कि मैं राजस्थान का हूँ, और ये तो भूमि ही इसलिए जानी जाती है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। NDA कंडक्टिंग बॉडी इसमें यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC है। एलिजिबिलिटी इसमें क्लास 12 पास। इसमें जो है 2.5 घंटे का पेपर है, पेपर 1, और 2.5 घंटे का पेपर 2, मैथमेटिक्स, जनरल एबिलिटी। अच्छा, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसमें अंग्रेजी भी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आपका फोकस पर भी होना चाहिए। जैसा मैं आपसे कह रहा हूँ, अगेन आई रिपीट, इनकी कंप्लीट बुकलेट्स आपको स्कूल की तरफ से प्रोवाइड होंगी, जिसमें हर एक एग्जाम, यहाँ जितनी भी फ्लाइट्स आप देखते जा रहे हैं उसके सबकी डिटेल्स उस पर्टिकुलर बुकलेट में दी हुई है, और सबको इंडिविजुअल एक बुकलेट्स मिल जाएंगे, ठीक है। इसमें टोटल मार्क्स आप देख सकते हैं, मैक्स फॉर राइट रॉन्ग, है ना, इसमें नेगेटिव मार्किंग है। ये इसका सबसे बड़ा जो हमें ध्यान रखना है वो नेगेटिव मार्किंग है। एग्जाम बेनिफिट, NDA इज ए डिफेंस एंट्रेंस एग्जाम कंडक्टेड टू रिक्रूट। अच्छा, इसमें NDA में एक सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या है, जब आप NDA के थ्रू जब आप आर्म फोर्सेस में जाते हैं तो आपको जो पहला रैंक जो मिलता है, वहाँ वो अपनी खुद की पढ़ाई करवाते हैं, वहाँ से वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करवाते हैं। उसके बाद जो आपका अपना रैंक होता है वो बहुत अच्छा रैंक आपको मिलता है, बहुत ही अच्छी रैंक मिलती है, ये आप ध्यान रखें, ठीक है। रैंक से मेरा मतलब है डेजिग्नेशन, ये आप ध्यान रखिएगा, पोस्ट,
जो पोस्ट होती है, जैसे अलग अलग पोस्ट होती है, हवलदार है, नायक है, सूबेदार है, मेजर है, जनरल है, लेफ्टिनेंट है, कर्नल है। तो स्टार्टिंग में ही इसमें इस एग्ज़ाम के थ्रू आप लोगों को बहुत एक अच्छा रैंक या डेजिग्नेशन मिलती है। CUT कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ये स्लाइड अभी निकली थी क्या? क्यों नहीं निकली? ठीक है। CUT कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, देखिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में यह है कि हमारे देश में अंडर ग्रेजुएशन के लिए बहुत अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं। हर यूनिवर्सिटी का आपको अलग से फॉर्म भरना होता है, उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है फॉर्म की ही, किसी की 1500, 2200, 1000, 2000। अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की फिर अलग अलग डेट्स हैं। किसी का पेपर पता चल रहा है आपको कोटा में देना है, तो किसी का जयपुर में देना है, तो किसी का चंडीगढ़ में है। तो पहले क्या होता था कि बच्चे बहुत बुरी तरीके से परेशान हो जाते थे, ये अंडर ग्रेजुएट्स उसके लिए है। तो अब भारत सरकार ने ये काम किया है और धीरे धीरे अभी इसमें लगभग 6 से 8 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अभी अपना कॉमन एंट्रेंस टेस्ट करवा रही हैं करंट में। लेकिन भारत सरकार की ये कोशिश है कि जैसे इंजीनियरिंग के जितने भी कॉलेजेस हैं, IIT JEE के थ्रू हमको मिलते हैं, मेडिकल के जितने भी हैं वो नीट के थ्रू मिलते हैं। पहले आपको पता होगा हमारे ज़माने में हर एक कॉलेजेस का अलग अलग होता था। हालत ये हो जाती थी कि बच्चे की आपस में डेट्स भी क्लैश होती थी और बच्चा कितने पेपर्स, पता चला ट्रेन से भाग रहा है, ऑटो से भाग रहा है, टैक्सी से भाग रहा है, एक पेपर यहाँ है, दूसरा वहाँ है, इसकी डेट उससे क्लैश हो रही है। तो उसके लिए फिर आपका JEE हो गया, फिर उसके बाद नीट हो गया। अब इसी तरीके से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अब कंडक्ट हो रहा है पिछले 3-4 साल से, ठीक है। और आने वाले टाइम में इसमें और सभी यूनिवर्सिटीज़ को बाध्य किया जा रहा है कि अब सारी यूनिवर्सिटीज़ में जो एडमिशन मिलेगा वो इसके थ्रू मिलेगा। जय। लेकिन अभी देखो इसमें कम से कम 1-2 साल का और टाइम पीरियड है, मैक्स टू मैक्स अपन 3 साल कह सकते हैं। तो 3 साल तक तो इसमें सभी, अच्छा ये 13 लैंग्वेजेस हैं, 19 लैंग्वेजेस में ये कंडक्ट होते हैं। इसमें आप देख सकते हैं सेक्शंस हैं, है ना, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स है। आपका जो सब्जेक्ट है इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस वगैरह हैं टू बी अटेम्प्टेड, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इतने आएंगे, आपको इतने अटेम्प्ट करने हैं, मार्क्स पर क्वेश्चंस, टोटल मार्क्स, मार्किंग स्कीम इसमें नेगेटिव है, ये आप ध्यान रखिएगा, है ना, ठीक है। और ये भी कंप्यूटर बेस्ड है, ये पेपर पेन से नहीं होगा। आवर फेवरेट जिसके लिए कोटा जाना जाता है IIT JEE और ये आपका नीट। चलिए, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जिसमें अपने भारत में जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं अंडर ग्रेजुएशन UG जिसको अपन बोलते हैं प्लस PG पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी ये एग्ज़ाम सिंगल विंडो एग्ज़ाम है। इसी के थ्रू आपको भारत के जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें आपको एंट्री मिलेगी या आपको एडमिशन मिलेगा। इसमें सबसे अच्छी बात पता है क्या है इस एग्ज़ाम की? जैसा मैं आपको स्टार्टिंग में कह रहा था कि मेडिकल की तरफ बच्चों का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ा है पिछले 4 से 5 साल में। इसका एक कारण जो हम लोग पर्सनली मानते हैं, एक इसमें कोई नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की लिमिट नहीं है। आप एग्ज़ाम देते चले जाए, हर साल एक एग्ज़ाम होता है, इसका आप देते चले जाएं, देते ही चले जाएं, देते ही चले जाएं, देते ही रहिए। इसमें कोई अटेम्प्ट्स की लिमिट नहीं है, एज की भी लिमिट नहीं है, इसको आप देते रहिए, ठीक है। और ऑन एन एवरेज जो बच्चे लगभग 3 से 4 साल, इतना तो नहीं, वैसे मैक्सिमम बच्चों का जो सिलेक्शन है वो तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो जाता है, लेकिन जो बच्चे नहीं भी हो पाते हैं तो वो कहीं ना कहीं 3 से 4 साल की मेहनत के बाद भी एक अच्छी सीट एक्वायर कर लेते हैं अपने लिए मेडिकल की। और इसमें एक और बहुत अच्छी चीज़ पता है क्या, अगर आप लोगों ने बहुत अच्छी रैंक है, अच्छा आपने एक बात सुनी होगी, हालांकि मैं राजस्थान में तो अपन इतना नहीं बोलते हैं, लेकिन अगर आप साउथ और महाराष्ट्र की तरफ जाएंगे ना तो पता है, अरे बच्चे को पढ़ाना है, बच्चे को पढ़ाना है, बोले कितना 1 करोड़ रुपया लगे मेडिकल के लिए, इंजीनियरिंग के लिए 1 करोड़ रुपया। आपको पता है कि फीस कितनी है एम्स की? 16,000 रुपये फीस है पूरे साल भर की, रहना खाना पीना वगैरह सब आ गया। कैन यू इमेजिन? और आप महाराष्ट्र में जाइए, इतना बवंडर बना रखा है इसका मेडिकल का, और 1 करोड़ तो डोनेशन, इतना डोनेशन। अरे भैया किस लिए?
फाइट करो ना एग्जाम, मेहनत करो ना, 16,000 रुपए में एम्स में एडमिशन है, लेकिन रैंक भी तो फिर वैसे ही चाहिए ना, रैंक भी तो फिर वैसे ही चाहिए। तो बेटा मेहनत ही सब कुछ है। तो मेरे कहने का मतलब है, आप इंजीनियरिंग कॉलेजेस की फीस उठा करके देख लें, IIT JEE वगैरह की क्या फीस है, कुछ भी नहीं है। हम एक पेरेंट्स होने के नाते ये सोचते हैं ना कि भैया बहुत पढ़ाई में बहुत पैसा लगता है। जो पेरेंट्स यहाँ बैठे हैं या विद ड्यू रिस्पेक्ट जिन्हें इस बारे में नहीं पता, तो मैं नम्र निवेदन उनसे करना चाहूंगा कि नहीं लगता है पढ़ाई में पैसा। मान लीजिए मेरी बात, लगती है तो केवल मेहनत, बस एक टारगेट बना लो कि मुझे अंडर 100 में आना है, अंडर 1000 में आना है, अंडर 5000 रैंक में आना है। फिर देखिए आपके कॉलेजेस की फीस क्या लगती है, कुछ भी नहीं लगती, बहुत कम है। हम रोना तभी रोते हैं जब बच्चे को एक अच्छी रैंक से कहीं गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पा रहा है, ये नहीं मिल पा रहा है, फिर सोच रहे हैं नहीं पढ़ाना तो है, क्या करें। हाँ, एक बात हुई थी, उन्होंने कहा था इतना डोनेशन लगेगा, बाकी आपके बच्चे का एडमिशन इंजीनियरिंग में करवा देंगे। तो ठीक है भैया। तो आज जो मैं आपसे शुरुआत में मैंने कहा था, वो रेस अभी से चालू होती है। क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो रेस में आपको दौड़ना ही पड़ेगा। उसका एक रीजन भी है। देखिए अगर मैं ये कह रहा हूं तो उसका एक रीजन भी है। चलिए, कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहेंगे? स्टेट लेवल के, नेशनल लेवल के, या दूसरे और जो अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उसकी विंडो कहां, दरवाजा कहां? JEE दरवाजा। कौन से मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हो, नाम बताओ। 1 लाख सीट्स हैं मेडिकल में, 1 लाख। कैन यू इमेजिन? 1 लाख सीटें हैं पूरे भारत में मेडिकल में। तो विंडो तो वही है ना। तो जाना तो आपको इसी एग्जाम के थ्रू पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे कि नहीं भैया मेरे पापा तो बहुत पैसे वाले हैं, तो वहां ठीक है, तो जाओ प्राइवेट कॉलेजेस में जाओ ना, कौन रोक रहा है। बहुत है महाराष्ट्र में, बिजनेस बना पड़ा है, यूपी में बिजनेस बना रखा है, जाओ करोड़ों रुपए फीस दो, करो। तो फिर भी अगर उसके बाद भी अगर आप अपनी वैल्यू देखेंगे, जिन लोगों ने गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस से जो पास आउट हुए हैं और जो प्राइवेट से, उनका वेटेज ऑब्वियसली ज्यादा होता है जो लोग गवर्नमेंट कॉलेजेस से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के थ्रू एडमिशन लेकर के अपनी डिग्री हासिल करते हैं। एक बहुत अच्छी चीज है। लेकिन ठीक है, थोड़ा सा दुख होता है सरकारों के बारे में या स्टेट्स के बारे में। हम लोग अपना इलाज किसी सरकारी अस्पताल में नहीं कराना चाहते, लेकिन कॉलेज सरकारी ही चाहिए और नौकरी भी सरकारी ही चाहिए। ठीक है, क्या कर सकते हैं, ठीक है, इट्स एन जोक। ये जो आपका एग्जाम है, इसका ड्यूरेशन 3 घंटे 20 मिनट का है। सब्जेक्ट वही है आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, और उसमें बायो का जो पोर्शन है, ऑब्वियसली आप मेडिकल के लिए जा रहे हैं तो बहुत बड़ा पोर्शन है इसमें। ठीक है, इसमें सेक्शंस वगैरह बचे हुए हैं। 720 नंबर का टोटल है। इसमें माइनस मार्किंग है, ये आपको बहुत ध्यान रखना है बेटा। ठीक है, इंग्लिश, हिंदी एंड हाँ, इस एग्जाम की एक और जो बहुत अच्छी बात है कि 13 से 14 अलग अलग लैंग्वेजेस में ये एग्जाम कंडक्ट होता है। लैंग्वेज आप कोई भी चूज कर सकते हैं, लेकिन चूंकि आप और हम राजस्थान से हैं तो मैं पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा, लेकिन डिसीजन आप अपना ही लीजिएगा। हम या तो हिंदी चूज करें, अगर आपका हिंदी बहुत बहुत स्ट्रांग है या आप बचपन से ही हिंदी मीडियम स्कूल्स में पढ़ रहे हैं तो हिंदी ही चूज कीजिएगा, और अगर इंग्लिश है तो फिर इंग्लिश ही चूज कीजिएगा। अपनी राजस्थानी भाषा, मेरी पर्सनल एडवाइस है, एग्जाम के लिए चूज मत कीजिएगा। ठीक है, ये उन लोगों के लिए है जैसे बंगाल है और जो दूसरे हैं उड़िया, आसामी, मराठी, उस तरफ के, वो लोग अपनी खुद की स्टेट लैंग्वेज चूज करते हैं एग्जाम के लिए। ठीक है ना, ये सारा नीचे दिया हुआ है, तमिल है, तेलुगु है, उर्दू है, पंजाबी है, सारे। ठीक है, 720 नंबर का पेपर है। ठीक है, और इसमें एक और जो बहुत अच्छी चीज है, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपको मिलेंगे वो टोटल 200 होंगे और आपको अटेम्प्ट 180 ही करने हैं। ठीक है, सर नेक्स्ट JEE, जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम्स। चलिए अब अपन इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इसमें अभी इस साल जो बच्चे एग्जाम देंगे, मेरी जानकारी के हिसाब से लगभग 17,000 सीट्स पर उनको एडमिशन मिलेगा IIT, JEE और दूसरे एग्जाम्स के लिए। अच्छा, इसमें जो स्टेट लेवल के भी जो आपके और जो हमारे राजस्थान के जो बहुत अच्छे, जैसे NIT है, राजस्थान में जो अपना NIT है वो जयपुर में है। ठीक है, हर स्टेट की एक अपनी अपनी NIT है, तो NIT में भी जो आपको एडमिशन मिलेगा वो इसी की रैंकिंग पर मिलेगा। इसमें 2 स्टेजेस हैं,
एक सबसे पहले आपका मेन का एग्जाम होता है और मेन के जो अटेम्प्ट्स हैं आईआईटी जेई दो इसमें सेक्शंस या दो भागों में बैठा हुआ है। सबसे पहला जो अटेम्प्ट होता है वो मेंस का होता है और जो बच्चे मेंस को क्लियर कर लेते हैं, मैं ऐसे नहीं कहूँगा मेंस को क्लियर कर लेते हैं, इस बात को हमें दूसरे तरीके से समझना पड़ेगा। यानी मेंस में लगभग 11 लाख बच्चे बैठे, अब इसमें से 2.5 लाख बच्चे एडवांस के लिए क्वालिफाई करेंगे। वो एक सेट क्राइटेरिया वो बना देते हैं कि भैया इतनी परसेंटेज के बच्चे मेंस के लिए, या एक कट ऑफ वो रख देते हैं। तो यानी अगर 11 लाख बच्चे इस साल अगर अपीयर होने जा रहे हैं तो इसमें से केवल 2.5 लाख बच्चे एलिजिबल होंगे जो मेन आईआईटी जेई एडवांस के लिए एप्लीकेबल या एलिजिबल होंगे। ठीक है, अब मेंस की जो रैंक है, मेंस की जो रैंकिंग है वो जितने भी आपके रीजनल हो गए, राजस्थान के जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, एनआईटीज हैं, उसमें उनकी रैंकिंग ही कंसीडर होती है। राजस्थान के अलावा दूसरी स्टेट्स के भी अगर आप कहीं पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो मेंस की आज की तारीख में मुझे नहीं लगता, अगर मैं कुछ एक गिने चुने कॉलेजेस को छोड़ दूं तो उसके बाद सारे के सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस इसी एंट्रेंस एग्जाम की ही रैंकिंग को बेस मान करके और इसी के आधार पर आपको अपने यहाँ एडमिशन देंगे। अगेन मैं शायद चौथी बार कह रहा हूँ, तो हम लोग क्यों कहते हैं कि रेस है? रेस इसीलिए, ये विंडो है, ये दरवाजा है, अगर आपको जाना है तो इसी दरवाजे से ही होकर के जाना होगा। ऑप्शन क्या है आपके पास? कोई ऑप्शन नहीं है, तो बैठना ही पड़ेगा आपको इस एग्जाम में। मेडिकल साइड से, बायो साइड से है तो बैठना ही पड़ेगा आपको, नहीं तो कहाँ जाओगे? कुछ नहीं कर सकते। तो मैं इसको अच्छा भी मानता हूं, लेकिन इसमें आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करोगे, हार्डवर्क करोगे, अपना टाइम वेस्ट मत करना, और जो स्कूल और स्कूल की फैकल्टीज जो आपको गाइड करें उसको फॉलो करना है। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा लगाने हैं, बहुत ज्यादा। आपके एनसीईआरटी की बुक में एक चैप्टर के बाद अगर आप देखें तो 8 से 10 क्वेश्चंस हैं, खींच करके और कहीं फिल इन द ब्लैंक्स हैं या मैच द फॉलोइंग्स हैं तो 3-3, 4-4 क्वेश्चंस उसके मिला लो, तो उससे आप इस लेवल के एग्जाम्स को क्रैक नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उसके लिए हमें कॉम्पिटिटिव अप्रोच या स्टडी मटेरियल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सेक्शंस बने हुए हैं। इसमें भी एक बहुत अच्छी चीज है, जैसे नीट के अंदर टोटल 200 क्वेश्चंस है और अटेम्प्ट केवल 180 कर रहे हैं, तो इसमें भी आपको इसी तरीके से है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपको इसमें मिलेंगे वो 90 हैं और अटेम्प्ट आपको 75 ही करने हैं। इसमें जो टोटल मार्क्स हैं वो 300 हैं। नेगेटिव मार्किंग है, ये बहुत ध्यान रखें आप, और ये प्योरली कंप्यूटर बेस्ड, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड होगा। और मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू जिसको अपन कहते हैं, वो पूरा का पूरा पेपर उसी पर बेस्ड होता है, ये आप ध्यान रखें। और फिर फाइनली जो 2.5 लाख बच्चे जाते हैं उनको प्योर जो आपकी आईआईटीज हैं वो मिलती है, लगभग 28 से या 32 आईआईटीज हैं पूरे। क्यों सर, टोटल आईआईटीज कितनी? 32 आईआईटीज में भारत की, लेकिन बिछा है तो आईआईटी। जैसे अपन कभी 7 स्टार होटल में अपन कहते ना कहाँ आ गया हमें, तो ये वो कॉलेजेस है जिस दिन जब आप पैर रखते हैं ना उस कॉलेजेस में, आपको लगता है कि अब कहाँ हूँ। फिर वो बच्चे कहाँ जाते हैं, उनका माइंडसेट, उनकी सोचने की, समझने की काबिलियत, जीवन के प्रति उनका नजरिया किस तरीके से चेंज होता है। फिर उसके बाद जो कैंपस सिलेक्शंस होते हैं, उन सिलेक्शंस के बारे में आप देखिए, फॉरेन यूनिवर्सिटीज में बच्चे चले जाते हैं, फॉरेन की कंपनीज उनको लेकर के चली जाती हैं। इंडिया की हमारी अपनी बहुत टॉप क्लास कंपनीज आपकी आईआईटी जेई से बच्चों को कैंपस सिलेक्शंस देती हैं, एनआईटी से। अच्छा, सबसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस की अगर अपन बात करें तो सबसे टॉप पर आईआईटी जेई, उसके बाद एनआईटीज, फिर उसके बाद ट्रिपल आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज करके, नीट्स एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये कैटेगरीज हैं। तो सब इंजीनियरिंग कॉलेजेस की 3 कैटेगरीज में अपन इसको बांटते हैं। सबसे पहला जेई होता है मेन आपका, फिर एनआईटीज होती हैं, फिर ट्रिपल आईआईटीज होती हैं। ठीक है, तो इन तीनों कॉलेजेस में एडमिशन का जो क्राइटेरिया है वो केवल और केवल आपका मेंस प्लस जेई का क्राइटेरिया है, अब एडवांस का। ठीक है, ये आप ध्यान रखें और आज से ही लग जाओ।
अभी से। और जो बच्चे खास तौर से 10वीं में हैं, they have to be very cautious about first about their boards, फिर उसके साथ साथ 10वीं के साथ साथ आने वाले कॉम्पिटिटिव की भी तैयारी आपको करनी पड़ेगी। इनमें कट ऑफ्स कैसे जाती हैं देखा आपने, कितना कंपटीशन है, एक एक मार्क्स से बच्चे का कॉलेज छूट जाता है, एक एक मार्क्स से मुझे ब्रांचेस छूट जाती हैं यहाँ से, यार बस एक नंबर की वजह से मेरी ये ब्रांच मुझे नहीं मिल पाई, मुझे ये ब्रांच मिल गई। वेरी गुड। हम पिलानी की बात ना करें राजस्थान में रह करके और बिरला बिट्स की, ये कैसे हो सकता है? चलिए बस इतना सा जान लीजिए कि भारत के सबसे बेस्ट कॉलेजेस में बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की गिनती होती है, ठीक है। और इनका अपना एक अलग पेपर, ये खुद अपना पेपर करवाते हैं, जिसके थ्रू एक तो आपको पिलानी में एडमिशन मिलता है। इनके 3 कॉलेजेस हैं, एक हैदराबाद और एक गोवा, ठीक है। 3 जगह पर ये लोग अपने एडमिशन्स देते हैं। लेकिन इसमें जो टफनेस लेवल है, इसमें बिट्स में बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये जो एग्ज़ाम है, अच्छा इसका एग्ज़ाम अलग से फॉर्म भरना होता है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। इसका फॉर्म आप लोगों को अलग से फिल करना होता है। लेकिन इसको अगर मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, है ना। जब बिट्स में जब आपका एडमिशन होता है ना, तो बिट्स के साथ बस एक थोड़ा सा यह है कि इनकी फीस बहुत हायर साइड है, 20 लाख के आसपास इनकी फीस है यह। तो ठीक है, हालांकि एजुकेशन लोन वगैरह भी मिलते हैं, मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ बेटा, है ना। लेकिन क्या होता है, देखो हर पेरेंट्स के मुद्दे की बात नहीं होती है। लेकिन यहां से निकलने के बाद, अच्छा मैं आपको एक और बहुत खूबसूरत बात बताऊं, बहुत से बच्चे जो IIT JEE में, अगर मान लीजिए अगर उनको 2 ऑप्शंस मिल रहे हैं, एक उसका सिलेक्शन हो गया है बिटसेट में और एक उसका IIT JEE में रैंकिंग पीछे की तरफ आ रही है, तो वो बच्चे बिटसेट में जाना पसंद करते हैं, IIT JEE छोड़ देते हैं। मैं सही कह रहा हूं सर? कोटा में 50 बच्चे आपको ऐसे मिलेंगे जिनका IIT JEE में, IIT JEE तो यहां है, कुछ है ही नहीं, इसके बाद कुछ भी नहीं है, खत्म, यहां खत्म, इंजीनियरिंग यहां करके खत्म हो जाती है इस देश में। इससे आगे जाना है तो ठीक है, फिर अमेरिका, कनाडा, जर्मनी वगैरह, फिर वहां जाओ। इस देश में तो IIT JEE बस, इसके आगे कुछ भी नहीं है। अब वो बच्चे जिनको अपने हिसाब से रैंकिंग और ब्रांच नहीं मिल पाती है, वो अगर उनका बिटसेट में सिलेक्शन हो गया है तो वो बिटसेट चुनते हैं। और बिटसेट का भी इसकी वैल्यू हमारे देश में बहुत इक्वलेंट, मुझे ऐसा तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि इक्वलेंट टू IIT JEE, दिस इज द फैक्ट, ठीक है। लेकिन यहां बिटसेट का जो एग्जाम है, इसके अंदर स्पीड बहुत फास्ट स्पीड आपकी होनी चाहिए, बहुत ही फास्ट। इसमें आप देख लें थोड़ा सा, अच्छा सॉरी, जब अपन JEE के बारे में, ये अभी जस्ट मेरी नज़र यहाँ गई तो मैं बोलने से स्लिप कर गया। IIT JEE में अभी आपको पता है कोविड के टाइम पीरियड में जो बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, आप में से कोई 11th 12th में कौन है बेटा? आप में से कोई 12th में कौन है? कोई है? चलो एनीवे, देखिए IIT JEE में मैं एक बात स्लिप कर गया था, वो मैं आपके नॉलेज में डाल देता हूँ। कोविड पीरियड में IIT JEE का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी IIT JEE के एडवांस तक जब जो बच्चे पहुंचेंगे, उनका 12th में मिनिमम 75% मार्क्स होनी जरूरी नहीं था ड्यूरिंग द कोविड पीरियड। लेकिन मैडम इस साल वापस एप्लीकेबल करते हैं। पिछले 2 साल से 75% का जो क्राइटेरिया था, आई रिपीट, यानी आपको IIT JEE के लिए अगर एलिजिबल होना है तो आपके 12th में जनरल कैटेगरी के लिए 75% मार्क्स होने जरूरी हैं। और फिर SC ST की अलग कैटेगरीज हैं, उसमें OBC मेरे ख्याल से OBC भी सेम है। और फिर उसके बाद 65% मार्क्स तो SC ST वगैरह के लिए होने ही चाहिए 12th में। अब ये वापस एप्लीकेबल हो गया। लेकिन एक चीज और है, यहाँ हमें एक बार, आई एम टॉकिंग अबाउट IIT JEE, है ना, कि ये मुझे 75 देखने के बाद याद आया। अब यहाँ एक और चीज है जो बहुत कम
लोग इतनी गहराई से चीज़ों को स्टडी कर पाते हैं या समझ पाते हैं। मान लीजिए जो बच्चा आईआईटी ये 12th में 75% मार्क्स गेन नहीं कर पाया, हालांकि आज की तारीख में तो मैं समझता हूँ, मुझे विद ड्यू रिस्पेक्ट गाली ही तो लगती है ना आज की तारीख में, कि 12th में 75% मार्क्स भी नहीं है तुम्हारे। अब हमारे ज़माने में क्या होता था, बोले फर्स्ट डिवीजन से पास हुए, ओह फर्स्ट डिवीजन। अब अगेन विद ड्यू रिस्पेक्ट, अब 60% मार्क्स फर्स्ट डिवीजन, मतलब अब तो वो गाली ही लगती है ना हमें। ये 60% क्या होता है? कुछ होता है? कुछ भी नहीं होता है। तो अब मान लीजिए अगर आपके 75% मार्क्स नहीं हैं, तो भी आप इसका IIT JEE का फॉर्म जरूर फिल करें। आई रिपीट, जिन बच्चों के 12th में 75% मार्क्स नहीं बन रहे हैं या नहीं बने हैं, वो बच्चे भी IIT JEE का फॉर्म फिल करें, क्योंकि इसमें करीब 8-10 कॉलेजेस ऐसे हैं जो 12th में आपके 75% मार्क्स को कंसीडर नहीं करते हैं। वो ये कहते हैं कि ठीक है, अगर आपके 12th में 75% मार्क्स नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन आप मेंस क्लियर करके इस रैंकिंग पर आए हो, तो मेंस की इस रैंकिंग के आधार पर हम आपको, वो भी भारत के जाने माने कॉलेजेस हैं, IIT JEE के, यस के, इंजीनियरिंग के जाने माने कॉलेजेस हैं, वो अपने यहाँ, और बहुत टॉप क्लास कॉलेजेस हैं, वो अपने यहाँ आपको एडमिशन देते हैं। और IIT JEE का जो क्राइटेरिया है फॉर्म फिलिंग का, वो मैं बता देता हूँ। IIT JEE कोई भी बच्चा अपनी पूरी लाइफ में, अपनी पूरी जिंदगी में केवल 2 ही अटेम्प्ट इसके दे सकता है। एक, जब वो 12th में पढ़ रहा है। दूसरी बार फॉर्म वो तब फिल कर सकता है जब वो 12th का एग्जाम दे चुका है, लेकिन उसमें गैप नहीं आना चाहिए। कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स जिसको अपन बोलते हैं। मेंस वो 3 बार दे सकता है, लेकिन एडवांस सिर्फ 2 ही बार दे सकता है। ठीक है, चलो। तो इसमें बिट सेट के बारे में जो अपन बात कर रहे थे, तो ये बिट सेट का पेपर का पैटर्न है, नेगेटिव मार्किंग वगैरह, टोटल मार्क्स आपके इसमें, अगर की बात करें, ठीक है। अच्छा, इसमें एक रीजनिंग का भी पेपर होता है और इंग्लिश का भी पेपर होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। बिट सेट में इंग्लिश का भी पेपर है, इंग्लिश, हालांकि मार्क्स बहुत कम है। और इसमें एक मेंटल एबिलिटी का भी टेस्ट है, एप्टीट्यूड टेस्ट या मेंटल एबिलिटी आप कह सकते हैं, वो आप ध्यान रखिएगा, अदर देन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। और इसका जो टफनेस लेवल है ना बिट सेट का, वो टफनेस लेवल आपका JEE से थोड़ा सा लोअर साइड है। और अगर आप केमिस्ट्री और फिजिक्स अगर आप तैयार कर रहे हैं, तो NCERT को बेस मान लीजिए और NCERT को बहुत ही अच्छे से रिपीटेडली सॉल्व करते चले जाइए। लेकिन अगेन आई रिपीट, बिट सेट के पेपर में मूल मंत्र है आपकी स्पीड बहुत फास्ट होनी चाहिए एज कंपेयर टू, जबकि IIT JEE में उतनी ज्यादा फास्ट स्पीड की जरूरत नहीं है। स्पीड की तो वहां पर भी जरूरत है, लेकिन अगर दोनों पेपर का अगर अपन कंपेयर करते हैं, इसका और JEE का, तो यहां स्पीड उससे भी ज्यादा चाहिए आपको। ठीक है, प्लीज, थैंक यू। अब मैं हिमांशु सर से रिक्वेस्ट करूंगा, जो कि हमारे इंस्टीट्यूट की, कोटा की बहुत ही रिनाउंड फैकल्टी हैं। स्टडी मटेरियल के बारे में, चूंकि आप लोग खुद पढ़ाते हैं, टीचर हैं केमिस्ट्री के, और इन लोगों का बहुत एक्टिव रोल उस स्टडी मटेरियल को बनाने में भी होता है, प्लस उसकी प्रूफ रीडिंग में, प्लस उसके अलावा गाइड करने में, कि नहीं यार इस साल ये चेंजेस हुए हैं, तो पैटर्न को इस तरीके से नहीं, इस तरीके से आपको रखना है पेपर में। ठीक है, हालांकि इसके पीछे बहुत लंबी जो भी टीम काम करती है, तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 मिनट सर आपको स्टडी मटेरियल के बारे में थोड़ी सी जानकारी दें। और थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, थैंक्स अ लॉट। मैं तहे दिल से आप सभी लोगों के लिए थैंक यू सो मच। और मैं कोटा की भी तरफ से आप सभी अभिभावकों का, पेरेंट्स का, बच्चों का, और जो गणमान्य नागरिक हैं, प्लस जो स्कूल के मैनेजमेंट के लिए, तो मैं तहे दिल से स्कूल के मैनेजमेंट को तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि बच्चे कोटा ना जाएं, बच्चों तुम यहीं रुको, कोटा को मैं यहीं लेकर के आता हूं, और कोटा आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर।